ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्राउंडनट के बारे में। इकोनॉमिक बॉटनी का ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ऑयल यील्डिंग क्रॉप के रूप में हम ग्राउंडनट को जानते हैं। बॉटनिकल नेम की बात करेंगे, एराकिस हाइपोजिया इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये जो फबेसी फैमिली है उसका पौधा है। क्रॉपिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये क्रॉप प्लांट है और एनुअल क्रॉप के रूप में हम इन पौधों को लेते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर है N20, ठीक है, आप इसको भी ध्यान देंगे। ग्राउंडनट का एक तो इम्पोर्टेंट सा पॉइंट होता है, वो है कि मूंगफली जो होती है वो एक प्रकार का जियोकार्पिक स्पीसीज है। जियोकार्पिक स्पीसीज हम उनको बोलते हैं जिनमें फ्रूट जो होता है कार्पिक, कार्पेल से होता है, कार्पेल फ्रूट से बाद में जुड़ जाता है। तो जमीन के अंदर जिनके फ्रूट लगते हैं ना, उन स्पीसीज के लिए जियोकार्पिक वर्ड काम में आता है। तो मूंगफली जो हम मार्केट में काम में लेते हैं, अब पौधे से जो हम निकालते हैं वो फ्रूट है, और मूंगफली का जो फ्रूट है वो ज़मीन के अंदर हमें मिलता है। फ्लावर है वो ज़मीन से ऊपर आते हैं और फ्रूट है वो हमें ग्राउंड के नीचे मिलता है। तो इसलिए हम इसको जियोकार्पिक बोलते हैं। तो जियोकार्पिक स्पीसीज है। मूंगफली की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सारी जियोकार्पिक वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास प्रकार का एक्सेप्शन है और उसका नाम है बैम्बारा ग्राउंडनट। देखो, जो बैम्बारा ग्राउंडनट है ये नॉन जियोकार्पिक ग्राउंडनट है, यानी कि इसके अंदर जो फ्रूट है वो ज़मीन के अंदर नहीं, ऊपर ही मिलता है। तो ग्राउंडनट का ही एक वैरायटी है बैम्बारा ग्राउंडनट, वो नॉन जियोकार्पिक का एग्जाम्पल है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो डिफरेंट है। इसका नाम है वॉन्जिया स्पीसीज। तो ये एक्चुअल में है ना, जो आपका एराकिस हाइपोजिया है, एराकिस जीनस का पौधा नहीं है, ये वॉन्जिया से बिलोंग करता है ये भी मूंगफली, लेकिन इसमें जो फ्रूट्स है वो ज़मीन के ऊपर ही लगते हैं, नॉन जियोकार्पिक है। वैसे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, तो जो हमारा मूंग होता है विग्ना, ये विग्ना जो जीनस है उससे बिलोंग करता है। तो मोस्टली जो मूंगफली है वो जियोकार्पिक है। पर्टिकुलर आप बैम्बारा ग्राउंडनट का ध्यान रखेंगे कि वो वैसे एराकिस नहीं है, बट उसको भी ग्राउंडनट ही बोला जाता है और उसका फ्रूट नॉन जियोकार्पिक होता है। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, उसकी रिगार्डिंग आपको ध्यान देना है कि ब्राज़ील इसका नेटिव प्लेस है। नेटिव प्लेस उसको बोलते हैं जहाँ ये ओरिजिनेट हो, कोई भी पौधा जहाँ ओरिजिनेट होता है, जहाँ बहुत लंबे समय से जहाँ एग्जिस्ट करता है, वो उसका नेटिव प्लेस होता है। तो ओरिजिन के रूप में ब्राज़ील है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो चाइना का आता है। चाइना के बाद में इंडिया स्टैंड करता है। तो मूंगफली प्रोडक्शन में हम 2 नंबर पे आते हैं, उसके बाद में यूएस का नंबर है, नाइजीरिया का नंबर है। ऐसे अगर हम ओनली इंडिया की बात करें कि इंडिया में ग्राउंडनट प्रोडक्शन का जो सीक्वेंस है उसमें आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो ऐसे कोई प्रोडक्शन लेवल का कोई क्वेश्चन हो, हाईएस्ट प्रोडक्शन या सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन, वो हम इस डाटा से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ प्लांट के करैक्टर्स है ना, प्लांट के करैक्टर्स कि मूंगफली के पौधों से जुड़े हुए ऐसे कुछ बिंदु हैं जो हमें पता होना चाहिए, और कोई कंपटीशन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। एनुअल प्लांट है, पत्तियाँ जो है वो कंपाउंड लेवल की होती है ना, कंपाउंड लीफ होती हैं। अब कंपाउंड लीफ तो ठीक है, लेकिन कंपाउंड लीफ में भी क्या है वहाँ पे, देखो यहाँ पे लीफलेट्स होती हैं, है ना। कंपाउंड पत्तियों के अंदर जो सिंगल भाग होता है उसको अपन लीफलेट ही बोलते हैं, और लीफलेट अपोजिट लगी रहती हैं, एक दूसरे के सामने लगी रहती हैं, और ऐसे उसमें 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 4 लीफलेट होते हैं, और वो 2-2 के पेयर्स में है, यानी कि यहाँ पे है और यहाँ पे। तो
एक लीफ के अंदर 4 लीफलेट है, वो 2 पेयर्स में अपोजिट लगे रहते हैं। ओके, फ्लावर की बात की जाए तो पौधे में जो फ्लावर्स आते हैं वो जमीन से ऊपर ही आते हैं, वो सिंगल भी हो सकते हैं और वो कुछ एक फ्लावर्स का जो क्लस्टर है उसमें भी डेवलप हो सकते हैं। वो एक्सिलरी पोजीशन पे भी होते हैं, वो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर भी होते हैं। ग्राउंडनट का एक छोटा सा स्पेशल पॉइंट आता है कि उसमें जो सेपल्स होते हैं, कैलिक्स का जो पार्ट होता है वो सेपल उसकी इकाई होती है। तो कैलिक्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से एक ट्यूब बनती है, और ये ट्यूब ऐसे लगता है कि जैसे पुष्प का डंठल हो, वृंत हो, पेडिसल हो, लेकिन ये पेडिसल नहीं होता, लुक्स लाइक ओनली। रियल पेडिसल ये नहीं होता है। पेडिसल जैसा दिखता है वैसे क्या है, ये कैलिक्स से बना हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पेडिसल जैसा फील होता है। अगर कोरोला के पैटर्न की बात करेंगे तो पेपिलियोनेसियस कोरोला है, क्योंकि फबेसी का पौधा पेपिलियोनेटी से बिलोंग करता है, तो कोरोला का जो टाइप है वो पेपिलियोनेसियस कोरोला हम इसको बोलते हैं। एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें रह जाता है कि यहाँ जो स्टेमन्स हैं उनकी संख्या तो 10 होती है, बट 10 के 10 स्टेमन हैं वो एक गुच्छा बनाते हैं, और जब सारे स्टेमन, किसी भी फ्लावर के सारे स्टेमन अगर एक ग्रुप में आ जाते हैं या एक गुच्छा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो अडल्फस कंडीशन। तो एक संघीय अवस्था होती है कि फ्लावर में जितने भी स्टेमन हैं अगर वो सारे एक गुच्छा बना देते हैं तो मोनो अडल्फस कंडीशन है। तो ग्राउंडनट के अंदर जो स्टेमन्स हैं वो मोनो अडल्फस प्रकार के होते हैं। ओवरी की बात की जाए तो ओवरी के अंदर नंबर ऑफ कार्पेल है वो 1 होता है, मोनो कार्पेलरी होती है। हालांकि उसमें नंबर ऑफ सीड है वो 2, 3, 4 से हो सकता है, नंबर ऑफ ओव्यूल है वो 2, 3, 4 हो सकता है, बट जो लोक्यूल होता है, जो चैम्बर होता है वो 1 ही होता है। आप मूंगफली को थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है कि जो हमारा फ्लावर है वो ज़मीन के ऊपर आता है, लेकिन जो फ्रूट है वो जियोकार्पिक कंडीशन देता है। तो पॉलिनेशन के बाद में जो ओवरी वाला सेक्शन है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको ज़मीन के अंदर पुश कर दिया जाता है। तो ज़मीन के अंदर पुश करने के लिए उसमें जो स्ट्रक्चर काम आती है उसको हम बोलते हैं गाइनोफोर। तो गाइनोफोर एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर है, और वो क्या है एक्चुअल में, जो रिसेप्टेकल है ना, जो रिसेप्टेकल होता है उस रिसेप्टेकल के ठीक नीचे जो मेरिस्टेमेटिक भाग होता है उसकी एक्टिविटी से बनता है, और वो जब ग्रो करेगा तो जो फर्टिलाइज ओवरी है वो नीचे की तरफ पुश हो जाती है, और जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम होता है गाइनोफोर। तो गाइनोफोर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि जो जियोकार्पिक कंडीशन है उसको बनाने के लिए ये जिम्मेदार है। ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ जो बीज होते हैं, जो सीड्स हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। तो ये भी अपने आप में पूछने वाला बात होता है कि एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये पूछा जा सकता है। ओके, फर्दर अगर हम बात करें तो मूंगफली का जो पूरा जो फ्रूट होता है, सैल्ड नट है ना, जो पूरा जिसमें कवरिंग समेत जो आ जाता है, उसकी बात करें तो वहाँ पे 26% प्रोटीन है और 45% जो ऑयल कंटेंट है वो पाया जाता है। अगर पर्टिकुलर ऑयल को अगर हम देखें कि ऑयल कंटेंट वाइज बात की जाए तो मेन जो फैटी एसिड्स हैं उनमें क्या क्या होता है। नंबर 1 सबसे ज़्यादा मात्रा जिस फैटी एसिड की होती है वो होता है ओलिक एसिड। इसकी मात्रा मूंगफली के अंदर लगभग 56% होती है। इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है C18 फैटी एसिड, यानी कि 18 कार्बन की एक चेन होती है, फैटी एसिड है। दूसरे नंबर पे आता है 25% प्रोपोर्शन लिनोलेनिक एसिड का, और इसके बाद में आता है 6 से 12% पाल्मिटिक एसिड।
तो मूंगफली के बीजों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो फैटी एसिड है उसका नाम होगा ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड को लेके ये सबसे ज़्यादा रिच होता है कि मूंगफली का जो सीड है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है वो ओलिक एसिड की होती है। अगर हम यहाँ पे प्रोटीन की बात करें कि मूंगफली के अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेन प्रोटीन्स के अंदर नाम आता है एरिचिन और दूसरा नाम आता है कॉर्न एरिचिन। तो मूंगफली के जो बीज हैं वो पर्टिकुलर एरिचिन एंड कॉर्न एरिचिन इन दो प्रोटीन्स को लेकर के रिच होते हैं। ओके, ये भी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद में एक और पॉइंट आता है, वो आता है कैलोरीफिक वैल्यू, कि हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब हम खाते हैं, जब उसको रेस्पिरेशन में काम में लेते हैं तो उसमें हमें कितनी कैलोरीज मिलती है, उसको अपन कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। और मूंगफली के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यूज है वो लगभग होती है 549 कैलोरी पर 100 ग्राम। और जो देखा जाए तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उससे तकरीबन ये 5 गुना ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन रिच भी होते हैं, फैटी एसिड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड से भी लगभग 5 गुना ज़्यादा होती है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं कि 549 कैलोरीज पर 100 ग्राम होता है। ओके, इसके बाद में हम आगे कुछ और पॉइंट्स को इसमें ऐड करते हैं कि जो हमारा ग्राउंडनट है उससे एक फाइबर भी तैयार होता है और ये सिंथेटिक फाइबर है जो मेनली जो टेक्सटाइल पर्पज है उसमें काम में आता है। इसको हम बोलते हैं एरडिल। तो एरडिल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एरडिल क्या है। एरडिल ग्राउंडनट से तैयार एक टेक्सटाइल फाइबर है। वैसे ही ग्राउंडनट का जो तेल होता है ऑयल, वो लैक्सेटिव के रूप में भी काम आता है। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, तो कब्ज को दूर करने के लिए या बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए जो कंपाउंड काम में आता है वो लैक्सेटिव होते हैं। वैसे आपसे क्वेश्चन जो लैक्सेटिव में पूछा जा सकता है वो तो कोई और होगा, और वो होता है कैस्टर ऑयल, यानी कि जो अरंड का तेल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। जब आप मेडिसिनल प्लांट्स उसकी तरफ से कोई बात की जाए तो मेडिसिनल प्लांट्स के एंगल से ये बात आती है कि जो अरंड का तेल है वो मोस्ट कॉमनली जो लैक्सेटिव है उसके रूप में काम में आता है। बाकी मूंगफली का ऑयल है वो भी काम में आता है। एक काफ़ी शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है और वो बनता है कि मूंगफली के जो बीज होते हैं, जो हम मूंगफली काम में लेते हैं, उसके साथ में अगर एस्परजिलस फ्लेवस का इन्फेक्शन उस पर हो जाता है ना, ये फंगस है, तो अगर एस्परजिलस फ्लेवस का वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं जिनको अपन बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। और काफ़ी इम्पोर्टेंट माइकोटॉक्सिन का नाम है एफ्लोटॉक्सिन। और एफ्लोटॉक्सिन की वजह से हमें जो हेल्थ इश्यूज होते हैं कि जो कच्ची मूंगफली खाने से या कई बार मूंगफली जिसके अंदर एस्परजिलस फ्लेवस का इन्फेक्शन होता है उसको खाने से हमें जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एस्परजिलस की वजह से वहाँ पे बना हुआ एफ्लोटॉक्सिन। तो एफ्लोटॉक्सिन है ना, एस्परजिलस के इन्फेक्शन से मूंगफली के अंदर बन जाता है। ऐसे हम ध्यान दे सकते हैं कि जो ICR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके क्या है कि ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो हमारे पूरे देश के अंदर कृषि से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उसको कंट्रोल करता है। इसी की संस्था का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च। इसका लोकेशन है जूनागढ़, गुजरात, है ना। ये पूछा जा सकता है कि जैसे मूंगफली आप तैयार कर रहे हैं तो है ना, ये डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च। और ऐसे ही है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, ये भी यहीं पे है, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहले ये ICR DGR के रूप में काम करता था,
अब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट के रूप में काम करता है। लोकेशन है जूनागढ़। ग्राउंडनट के अंदर होने वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट डिजीज है जो हमारे यहाँ राजस्थान में भी बहुत आराम से अपन को मिल जाती है, वो है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। तो मूंगफली के पौधों में जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के ऊपर चकते बन जाते हैं, छोटे छोटे नेक्रोटिक लेशंस बन जाते हैं ब्राउन कलर के, उसको अपन टिक्का डिजीज बोलते हैं। और टिक्का डिजीज को कोज करने वाला जो पैथोजन है वो है सैरकोस्पोरा की स्पीसीज। तो ये प्लांट पैथो से भी जुड़ जाता है, या वैसे ग्राउंडनट के अंदर एक कॉमन डिजीज है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर मेनली ग्राउंडनट की जो स्पीसीज ग्रो की जाती है उसमें कुछ नाम हैं, जैसे RS-87, M13, चंद्रा RS1 है, चित्रा है, RG11 है। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी जो कि राजस्थान के रेफरेंस में हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, उनको अपन ध्यान दे सकते हैं। और होपफुली ग्राउंडनट से जुड़े हुए जो मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे ऑयल कंटेंट एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, गायनोफोर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, सेंटर की बात आ सकती है, प्रोडक्शन की बात आ सकती है। तो 4-5 ऐसे लेवल होते हैं जहाँ से कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आई होप कुछ चीज़ें इस कंटेंट से आपके तैयार हो जाएंगे।